हमारी आज की कॉमिक्स का नाम है मैंने मारा ध्रुव को। सुपर कमांडो ध्रुव मारा गया। एक महान गाथा का अंत हो गया। मुसीबतों की खुशहालियों में बदल देने वाला शख्स, मजबूरों मजबूरों और कमजोरों के बाजुओं की ताकत, जुल्म का कट्टर दुश्मन और अपराधियों का काल बनकर उनके मौत का फरमान लिखने वाली हस्ती आज चिता के उस पार जा चुकी है। कैसे मारा ध्रुव, कैसे मरा ध्रुव, यह कोई नहीं जानता। यह खबर पूरी तरह से दबा दी गई है। जानता है तो सिर्फ एक शख्स, वह खलनायक या खलनायिका जिसने मारा ध्रुव को। पर वह है कौन? जानना मुश्किल ही नहीं, असंभव लगता है, क्योंकि हर बड़ा अपराधी यह दावा कर रहा है कि मैंने मारा ध्रुव को। वे सब झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं, अपने आप को महान सिद्ध करना चाहते हैं। ध्रुव की जान इन हाथों ने ली है, ग्रैंड मास्टर रोबो के हाथों ने। जानना चाहते हो किस तरह? इस तरह हर खलनायक यही दावा कर रहा है, रोबो। लेकिन तुम पर वार करने की कोशिश लेकिन मुझ पर वार करने की कोशिश मत करो। मुझको तुम छू भी नहीं सकते। वैसे भी मैं तुम्हारा न दुश्मन हूँ और ना ही दोस्त। कौन हो तुम? मैं हूँ कंकाल तंत्र, एक महान योद्धा। मेरा शौक है हर युग में जाकर उस युग के योद्धाओं को मात देना। और मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसने मारा ध्रुव को। वैसे तो हर छोटा मोटा खलनायक भी यह दावा कर रहा है, लेकिन इस युग में सिर्फ 8 ही ऐसे महाखलनायक हैं जो यह काम करने की क्षमता रखते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, यह मैं बताने की कोशिश अगर करूँगा भी तो तुम समझ नहीं पाओगे। बस इतना जान लो कि मैं यहाँ पर आया था इस युग के महान वीर सुपर कमांडो को मात देने। उस शीर्ष को जीती जागती मूर्ति को मात देने, जिसको आज तक कोई झुका नहीं पाया। लेकिन मेरे यहाँ पर पहुँचने से पहले ही वह अजय योद्धा मारा गया। और तुम उनमें से एक हो, ग्रैंड मास्टर रोबो। मैंने एक अपराध अदालत मिटाई है, जिसमें हर महाखलनायक अपना दावा पेश करेगा। सच झूठ का फैसला मैं करूंगा। बनेगा परम खलनायक, और जिसका दावा सही पाया जाएगा उसको मैं दूंगा पूरी पृथ्वी पर राज करने की शक्ति। दौलत के ढेर लगा सकता हूँ। तुम दोगे शक्ति और मुझे, हा हा हा। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी पृथ्वी की सारी शक्तियां तुच्छ हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक इशारे में किसी भी चीज को हवा में बदल सकता हूँ। खड़ा तुमको भी बस समझ गया, मैं चलने को तैयार हूँ। फिर जाओ, बाकी खलनायक हमारा इंतजार कर रहे हैं। दुर्गा दुर्गम पहाड़ियों की वह चोटी जहाँ पर हेलीकॉप्टर तक नहीं जा सकता था, बादलों और कुहासों से ढकी हुई वह चोटी, और उस चोटी की एक गुफा के अंदर बैठी थी कंकाल तंत्र की क्राइम कोर्ट, जिसमें मौजूद थे इस दुनिया के 8 महानतम खलनायक और मौजूद थे पूरी दुनिया के माफिया बाज, जो सिर्फ उसी महाखलनायक की अधीनता स्वीकार करने को तैयार थे जिसने ध्रुव को का खात्मा किया था। सभी बेताब थे अपने आप को ध्रुव का हत्यारा सिद्ध करने के लिए, ताकि पास में परम खलनायक का खिताब और हासिल कर सके पूरी दुनिया पर राज करने की शक्ति। शांति हर
महाखलनायक को अपना पूरा पक्ष प्रस्तुत करने की इजाज़त दी जाएगी और उनसे जिरह करेगा मेरा रोबोट बायोट्रॉन। इसके अंदर पूरी पृथ्वी की सारी जानकारी भरी हुई है, इसलिए सावधान, तुम्हारे किसी भी झूठ को ये तुरंत पकड़ सकता है। अब मैं प्रथम महाखलनायक को अपनी शोध गाथा सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान धनीराज। पहली गवाही। मैंने मारा ध्रुव को। गुफा में छाई शांति को एक खरखराती मशीनी आवाज ने भंग किया। श्रीमान धनीराज, हमने आपके द्वारा पहले से ही दिए गए लिखित बयान को पढ़ लिया है। फिर भी हम आपके मुख से आपकी शौर्य गाथा का विवरण सुनना चाहते हैं, ताकि इस सभा में उपस्थित सभी खलनायक आपके पराक्रम को जान सकें। बताइए, आपने महान योद्धा ध्रुव का अंत कैसे किया? अपनी पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों से ध्वनि राज का एक बार भी नहीं सह सका हुआ हाड़ मांस का शैतान। लेकिन मेरी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, कई महीनों पहले से, तब से जब से मैं जारका जेल से रिहा हुआ। राजनगर को अपनी ध्वनि तरंगों से धूल में मिलाने की धमकी देकर 50 करोड़ रुपए हासिल करने का मेरा प्लान धूल में मिल चुका था। मेरी अल्ट्रासोनिक तो अब किसी कबाड़ घर की शोभा बढ़ा रही थी, और ये सब सिर्फ एक शख्स के कारण हुआ था, गुप्त कमांडो ध्रुव के कारण। मेरे दिल में धड़कती बदले की आग की लपटें आसमान को छू रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक ब्लास्टर का निर्माण करना था। उसके लिए मुझे जरूरत थी पैसों की, और पैसे मिलते हैं बैंक में। आज मैं कितना कैश मंगाया है आज बैंक में कितना कैश मंगाया है गंजरे? 30 लाख रुपए सर। 2-3 दिनों का काम हो जाएगा इससे। लेकिन 2-3 दिनों का काम 2-3 मिनट में हो जाना था। मेरा गिलास टूटा कैसे? बच्ची शायद टेबल भी टूट रही है। कड़क कड़कड़ा। मैनेजर और गंदरे की भयभीत नजरें चारों तरफ घूमकर एक अजीबोगरीब वस्तु पर चिपक कर रह गई। चमगादड़, और वह भी दिन में। ये बस इतना ही कह पाए, क्योंकि तभी चमगादड़ों की पूरी फौज ने धड़धड़ाते या कहिए कड़कड़ाते हुए बैंक के अंदर प्रवेश किया। कड़, और पूरे बैंक में कहर टूट पड़ा। मजबूत दीवारें तार के पत्तों की तरह ढहने लगी। यह कमाल था उन चमगादड़ों के गले से निकलती प्राकृतिक अल्ट्रासोनिक तरंगों का, और उन घातक तरंगों के सम्मिलित हमले के सामने बैंक लाकर का मोटा स्टील दरवाजा भी नहीं टिक सकता था। 30 लाख रुपए के नोट अब खुले में पड़े हुए थे। जिन तरंगों ने मैंने उन चमगादड़ों के गले में एक छोटा सा यंत्र फिट कर घातक और विस्फोटक स्तर का बना दिया था, उनको इंतजार था मेरा और मेरे आदमियों के हाथों में थमे बैगों का। मैं अपने बेशकीमती चमगादड़ों को बॉक्स के अंदर बंद करने में व्यस्त हो गया, और मेरे आदमी नोटों को संभालने में। इस सारी प्रक्रिया में सिर्फ 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन इतना समय शायद काफी था उस मुसीबत को मेरे सर पर टूटने के लिए। यह मैं कभी नहीं समझ पाया कि सुपर कमांडो ध्रुव हर घटना स्थल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। इस बार भी नहीं समझ पाया। सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ धनीराज, तुम नारका जेल में 2 साल रहकर भी सुधर नहीं सके, इसलिए इस बार मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम बूढ़े होने से पहले नारका जेल से बाहर ना निकल सको। ध्रुव एक आश्चर्यजनक इंसान था, फुर्तीला, शक्तिशाली और बुद्धिमान। विपरीत परिस्थितियों में भी मौत को छकाने वाला इंसान। मेरा ख्याल गलत था, लेकिन था तो फिर भी वह एक इंसान ही पाया
तड़ा वह इंसान नहीं था। कोई भी इंसान गोलियों की उस बौछार से बच नहीं सकता। गोलियां एक बार चली जो बंद हुई धड़ाक, तो फिर ना चल पाई। बंदूकें हाथ से छूट चुकी थी और गोलियों की जगह अब ध्रुव तीर हवा में उड़ रहे थे। कुछ क्षणों बाद मैं भी भौंचक्का-सा उस अद्भुत फाइटर की बिजली जैसे वारों को देखता रह गया। मैं समझ गया कि मेरे पास पैसे लेकर भागने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय है, क्योंकि मेरे आदमी उससे ज़्यादा देर तक ध्रुव के सामने नहीं टिक सकते। इससे ज़्यादा देर तक ध्रुव के सामने नहीं टिक सकते। मेरा ख्याल फिर गलत था। मेरे आदमी सिर्फ 23 सेकंड तक ठहर सके। जरा सुनो तो धनीराज, तुम्हारे खाते में जितना पैसा है उससे कहीं ज़्यादा तुम निकाल कर ले जा रहे हो। अब पुलिस के यहाँ पर आने तक तुम चुपचाप पड़े। इससे ज़्यादा वह न बोल सका, क्योंकि मेरी बैकअप यूनिट तैयार थी। धूम। और जब तक यह वायुसेना मेरे पास थी तब तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता था, और ना ही कोई इस वायुसेना के हमले से बच सकता था। सुपर कमांडो ध्रुव को भी नहीं। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पहला ब्लास्ट उसको पूरी तरह से नहीं लग पाया और दूसरी बार को उसने अपने तक पहुंचने नहीं दिया। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी ध्रुव मेरे अल्ट्रासोनिक चमगादड़ों से बच नहीं सकता था, क्योंकि चमगादड़ों की तादाद ज़्यादा थी और वे हर तरफ से हमला कर रहे थे। ध्रुव जैसा विलक्षण योद्धा भी कुछ देर तक तो उनका सामना कर सकता था, लेकिन इस बार उसकी मौत निश्चित थी। दिल तो यही चाहता था कि मैं वहां पर रुककर ध्रुव की मौत का दिलकश नजारा देख सकूं। कड़ा कड़ा, लेकिन मेरे पास उस सुनहरे दृश्य को देखने का वक्त नहीं था। अब पुलिस किसी भी समय वहां आ सकती थी। मैं पैसा लेकर बैंक से भाग निकला और अपने अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को बनाने की तैयारी में जुट गया। मेरे आदमी भी होश में आ गए थे, लेकिन श्रीमान धनीराज अपने अपने आपने अपने लिखित बयान में तो श्रीमान ध्रुव को मारने का कोई और तरीका लिखा था। हाँ, दरअसल आगे की कहानी मुझे बाद में मालूम हुई। अपने उस आदमी की जुबानी और जिसे पुलिस जो टांग टूट जाने की वजह से बैंक से भाग नहीं पाया था और जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। ओह समझा, आगे सुनाइए। मेरी चमगादड़ों की फौज का हमला तो भीषण था ही, लेकिन उनका मुकाबला करने वाला भी उतना ही भीषण था। कभी ध्रुव चमगादड़ों पर भारी पड़ जाता और कभी चमगादड़ ध्रुव पर हावी हो जाते। ओह, ये तो हर तरफ से हमला कर रहे हैं और मैं हर तरफ के हमले से बच नहीं सकता। उसके कपड़ों के चीथड़े में से उसका बदन झांक रहा था। खून के लाल धब्बे पीली और नीली पोशाक पर चमक रहे थे। अगले पल जो हुआ उसको देखकर मेरे आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। दाद दे उठा हुआ अपनी टांग तोड़ने वाले के दिमाग की। ध्रुव ने बिजली की सी फुर्ती से उछलकर एक चमगादड़ को दबोच लिया। इन शैतानों से अगर कोई निपट सकता है। ध्रुव की मौत उसके सिर पर तांडव कर रही थी। बचने का एक ही रास्ता है, तो सिर्फ इन जैसे दूसरे शैतानों को। ध्रुव ने शक्तिशाली हाथ चमगादड़ों के परों को तोड़ते चले गए। चमगादड़ के गले से एक बेआवाज अल्ट्रासोनिक चीख उभरती चली गई और हर बेआवाज की चीख के साथ ध्रुव का शरीर भी घूमता चला गया। खट खट फटाक, अल्ट्रासोनिक चीखों के ब्लास्ट चमगादड़ों के शरीरों के चिथड़े उड़ाते चले गए और कुछ ही पलों में मैदान साफ हो गया। मेरा दुश्मन एक बार फिर जीत गया था, पर यह जीत अधूरी थी, क्योंकि वह न तो मुझे पैसा देकर भागने से रोक पाया था
और ना ही अल्ट्रासोनिक लॉन्चर बनाने से। पैसे अगर भरपूर हों तो काम बहुत जल्दी होता है। आप इस अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को फिट कहाँ पर करेंगे धनीराज? यही तो सोचने की बात है लाला रुख। मेरा लॉन्चर तैयार होने में 1 हफ्ता भी नहीं लगा। अब सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं इसको कहीं पर भी फिट करूँ, वह शैतान का बच्चा ध्रुव फिर भी इसका पता लगा ही लेगा और फिर ये भी किसी कबाड़खाने में पड़ा मिलेगा। उसको किसी ऐसी जगह फिट करना होगा ताकि ध्रुव इस तक पहुँचे ही ना। मिल गई लॉन्चर को फिट करने की जगह। इस लॉन्चर को मैं सैटेलाइट यानी उपग्रह में चुपचाप फिट कर दूंगा लाला रुख, ताकि मैं अंतरिक्ष से पूरी दुनिया को इसके निशाने पर ले सकूं। वह सैटेलाइट जो यहीं राजनगर के स्पेस सेंटर में रखी है, लेकिन उस तक पहुंच पाना असंभव है। पहरा बहुत सख्त है, क्योंकि सैटेलाइट के साथ साथ वहां पर चांद पर जाने वाले पहले भारतीय की ट्रेनिंग भी चल रही है। उस सुरक्षा घेरे को तोड़ना धोनीराज के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि किसी को यह भनक तक नहीं है कि स्पेस सेंटर में आज रात धोनीराज आ रहा है। स्पेस सेंटर, जहां पर हर जगह कड़ी सुरक्षा का घेरा बना रहता है, लेकिन इस वक्त सुरक्षा और भी सख्त थी, क्योंकि वहां पर चल रही 2 महत्वपूर्ण योजनाओं ने स्पेस सेंटर का महत्व और बढ़ा दिया। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था को भेजना मेरे लिए बच्चों का खेल था। किसी को यह पता नहीं था कि स्पेस सेंटर पर आज हमला हो रहा है। कम से कम मैं तब तक यही समझ रहा था, और मेरी सोच ना जाने क्यों हर बार गलत साबित हो रही थी, क्योंकि तभी पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। किसी को पहले से ही इस हमले की खबर थी। यह क्या? धनीराज, चारों तरफ से सुरक्षा सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं। जरूर कहीं पर कोई अलार्म बज उठा। तुम लोग सैनिकों को उलझाओ, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। मेरे आदमी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए और मैं इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर स्पेस सेंटर के अंदर भाग लिया। मेरी उंगली लॉन्चर के बटन पर एक बार जो दबी, तो फिर हटी नहीं। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर के तीखे ब्लास्ट सैनिकों को तेज ब्लेड की तरह काटते चले गए, उस स्पेसलाइट की तलाश में जिसमें अपना अल्ट्रासोनिक लॉन्चर फिट करना था। अचानक मेरी नजर एक शीशे के अंदर पड़ी। सैटेलाइट सामने चमक रही थी। मैं अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। दरवाजा मिल गया। मैंने अब जितनी तेजी से स्पेस सूट पहना, वह शायद स्पेस सूट पहनने का नया रिकॉर्ड होगा। दरवाजे का एयर लॉक खुलने लगा और मैंने अपने आप को एक बेहद रोमांचक माहौल में पाया। वह स्थान शायद एक प्रयोगशाला थी, और इसके अंदर चांद की सतह का हूबहू माहौल बनाया गया था। ऊबड़-खाबड़ सतह, काले अंतरिक्ष में चमकते सितारे और पूरा वैक्यूम, यानी हवा का कहीं नामो-निशान तक नहीं। ठीक वैसा ही जैसा असली चांद पर होता है। कमाल का दृश्य है। शायद चांद पर जाने वाले पहले भारतीय की ट्रेनिंग यहीं पर चल रही है। मैं सैटेलाइट की तलाश में नजर दौड़ाने लगा। सैटेलाइट कहाँ गई? बाहर से तो यहीं पर रखी दिख रही थी। तभी मेरे स्पेस सूट में लगे रेडियो फोन पर एक सर्द आवाज गूंज उठी। वह सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट का प्रक्षेपित चित्र था धनराज। घूमते ही मेरी नजर जिस पर पड़ी, उसको देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक शब्द हो उठी। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? मुझे तुम्हारी हर एक चाल का पहले से ही पता था धनराज, पर मैं तुमको यहाँ पर रंगे हाथों ही पकड़ना चाहता था। तुमको कैसे पता था? उस चमगादड़ के जरिए जो मैंने बैंक में पकड़ा था। उस पर एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका कर मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे मालूम था कि उड़कर वह अपने घर ही वापस जाएगा। उसका घर यानी तुम्हारा अड्डा, और उस ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारी हर एक बात मेरे कमांडो हेडक्वार्टर्स के ट्रांसमीटर पर रिसीव हो रही थी।
और मैं उस काम को पूरा करूंगा जो बैंक में अधूरा छूट गया था। वह मुझसे कई मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया कि एकाएक इतनी लंबी छलांग उसने कैसे लगाई। आई, क्या ध्रुव में कोई सुपर पावर आ गई? ओह समझा, यह लेबोरेटरी चांद का प्रतिरूप है, इसलिए यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी चांद जैसी है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का छठवां भाग। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी ऐसी छलांग हुई। मैं समझ भी ना पाया था कि मुझ पर दूसरी टक्कर आ लगी। अल्ट्रासोनिक लांचर मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और मेरा बदन उस वैक्यूम में उड़ता हुआ चट्टानों से जा टकराया। ओह! अगर मेरे स्पेस सूट में नुकीली चट्टानों से एक छेद भी हो गया, तो इस वैक्यूम में मेरे शरीर के चित्र उड़ जाएंगे। लॉन्चर को सैटेलाइट में फिट करने का मेरा प्लान तो धूल में मिल ही चुका था, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ध्रुव को भी उसी कृत्रिम चांद की धूल में मिलाने की ठान ली। मेरे सिर पर पागलपन सवार हो चुका था। मेरे हाथ मसान की तरह चल रहे थे और हथौड़े की तरह वार कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की भीतरी जिंदगी इन्हीं दांव पेचों के साथ गुजरी थी। मैं उससे सीधी फाइट में कभी नहीं जीत सकता था। अब अगर मुझ मुझने जरा सी भी हरकत की तो अब अगर तुझने जरा सी भी हरकत की तो यह नुकीला पत्थर तुम्हारे इसके सूट में घुस जाएगा धनीराज। और उसके बाद तुम जानते हो कि क्या होगा। और इस बार मैं नहीं झिझका। मैं हार मानने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ में आ गया और मैंने एक जबरदस्त खतरा मोल ले लिया। मेरे हाथ बटनों पर दबते चले गए और मेरा अल्ट्रासोनिक ब्लास्ट ध्रुव के स्पेस सूट में छेद करता हुआ सीधे चट्टानों से जा टकराया। मेरे स्पेस सूट के रेडियो पर एक चीख गूंज उठी। सुपर कमांडर ध्रुव की आंखें ठीक पहले उसके स्पेस सूट के चिथड़े उड़े और फिर उसकी नसों में दौड़ता खून अपने रक्त दाब के कारण नसों को फाड़ कर बाहर निकलने लगा। उसके पूरे बदन की नसें गुब्बारे की तरह फट रही थी। उस कृत्रिम चांद की सतह से जा टकराया। ध्रुव का बदन, मेरे दुश्मनों का बदन, अपने ही खून में सरोबोर मेरे सामने मृत पड़ा हुआ था। इससे ज्यादा खूबसूरत दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कुछ देर तक तो फिर भी वह जाबाज सीधा खड़ा रहा और फिर उसके मुंह से खून की एक तेज उल्टी उगली और धीमी गति से गिरता उसका शरीर कभी नहीं। फिर अपना लांचर तान कर लाशें बिछाता हुआ मैं बाहर भाग निकला। मैं काम मैं सोचकर स्पेस सेंटर गया था, उससे कई गुना बड़ा काम मेरे हाथों से हो गया था। सुपर कमांडो ध्रुव मेरे हाथों से मारा जा चुका था। कुछ पलों तक कोर्ट में सन्नाटा छाया रहा और फिर रोबोट के गले से एक हल्की सी खड़खड़ाहट उभरी। सॉरी, कंकाल तंत्र जिनकी बैंक डकैती एवं स्पेस सेंटर पर हमले की कथा तो सच है। मेरा मेरा दावा झूठा है। क्या बकता है टीम के डिब्बे? अभी तेरा पुर्जा पुर्जा हवा में उड़ा दूंगा। ये घटनाएं पृथ्वी के कई समाचार माध्यमों में आई थी, पर इनका श्रीमान ध्रुव को मारने का दावा झूठा है। इसको तो मैं दोबारा तोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा पुर्जा पुर्जा उड़ गया तो उसे कोई नहीं जोड़ पाएगा। बोलो बायोट्रॉन। श्रीमान धुनीराज के अनुसार इन्होंने ध्रुव पर वैक्यूम यानी निर्यात में निर्गत निर्वात में पराध्वनिक तरंगों से वार किया, जो कि ये कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगें ध्वनि तरंगों का ही एक रूप है और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए गैस, तरल या ठोस किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। कोई भी ध्वनि तरंग वैक्यूम यानी निर्वात में चल ही नहीं सकती। इसलिए श्रीमान ध्वनिराज का दावा खारिज किया गया। झूठा, मक्कार, ये मारेगा ध्रुव को। ध्रुव छींक भी दे तो ये चांद पर ही जाकर गिरेगा। छींक भी दे तो ये चांद पर जाकर गिरेगा।
धनीराज, तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूंगा। फिलहाल तुम अग्नि द्वार के उस पार जाकर इंतजार करो। बायोट्रॉन, अगले गवाह महाखलनायक को बुलाओ। महाखलनायक बोना वामन कृपया गवाही देने पधारें। दूसरी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान बोना वामन, आपने ध्रुव कमांडो ध्रुव को कैसे मारा? वो तो बेचारा खेल खेल में मारा गया। दरअसल मुझसे पंगा खुद ध्रुव ने लिया था। मैं नारका जेल से भागा तो उसने मुझे दोबारा नारका जेल पहुंचा दिया। मैं दोबारा वहां से भाग निकला। मेरा सारा सेटअप खत्म हो गया था। उसे दोबारा बनाने के लिए मुझे मशीनी मशीनी दवाओं का घटिया धंधा करने को मजबूर होना पड़ा। मेरा प्लान शुरू हुआ। राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के एक विशालकाय खोखले तने वाले पेड़ से, जिसके अंदर मैं स्मगलर करके मैं मंगाई हुई हीरोइन के पैकेट रखता था। और उसके साथ मैंने एक कंपनी खोली जो शहर के बड़े बड़े शोरूम में भूतों यानी मेरी क्वींस बड़े ही सस्ते भाव पर सप्लाई करने का काम करती थी। उनकी रख रखाव का जिम्मा भी मेरी कंपनी ने ही ले रखा था। नशीली दवा रखने के लिए उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन अंदर से उनकी छातियां खोखली थी और उनमें भरे भरे थे हीरोइन के पैकेट। ऊपर से देखने में वे बुत आम मैनेक्विन जैसे ही थे। हर मैनेक्विन के लिए रोज एक कोड वर्ड सेट किया जाता था और ये कोड वर्ड मैं अपने ग्राहकों को पैसे देकर बताता था। एक कोड वर्ड एक बार बुत के कान में फुसलाने पर एक पैकेट बुत के हाथ में आ जाता था। नशीली दवा हेरोइन का पैकेट। नोट बरस रहे थे और किसी को जरा भी शक नहीं था। गड़बड़ गड़गड़ बारिश से शुरू हुई। पेड़ के अंदर रखे कुछ पैकेट फट भी जाते थे और उनमें से नशीली दवाएं निकलकर पेड़ के तने द्वारा सोख ली जाती थी। एक तो ये गरीबी में आटा गीला हो रहा था और ऊपर से वह अजीबोगरीब जंगली। तो मैंने उसे देखा, वह खोखले पेड़ को कुछ इशारे कर रहा था, बुदबुदा रहा था। एक दिन मैं खुद पेड़ के तने से माल लेने गया हुआ था। पागल समझा था मैंने उसे, लेकिन पागल वह नहीं, पेड़ हो गया था। उसके बाद तो कमाल हो गया। जंगली ने कुछ इशारा किया और साथ 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 में भी पेड़ अपने आप झूम झूम कर उस जंगली को मारने लगा और जमीन में लगी छोटी मोटी बेलों ने अपने आप तेजी से बढ़कर पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया और पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसके खोखले तने से हेरोइन के पैकेट छिटक कर बाहर गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने मेरा करोड़ों का माल मिट्टी में मिल रहा था। अब मुझसे नहीं रहा गया। उन पैकेटों को मत छूना मूर्ख। उस जंगली ने अपनी मौत खुद ही बुला ली थी। मेरा वार उसको जरूर 100 किलो के हथौड़े की तरह लगा होगा, पर उसमें गजब की जान थी। वो गिरा तक नहीं। ओह, तो तूने ही मेरे मित्र को नशीली दवा पिलाकर उसे नष्ट करना चाहा था। तू शक्ल से ही दुष्ट लग रहा है। वनपुत्र कह रहा था वह अपने आप को। और पेड़ों को अपना दोस्त। शक्ल और बातें दोनों से ही मूर्ख लग रहा था वह मुझको। डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे मेरे मैनेक्विन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। मेरा वह दिन वाकई खराब था, जैसा कि मुझे अपने एक ग्राहक कांटू से बाद में पता चला। कांटू के कोड वर्ड फुसफुसाते ही उसने एक साथ कई पैकेट फर्श पर गिरा दिए। और वह भी उस मनहूस दिन, जिस दिन वहां पर शैतान का अवतार भी मौजूद था, सुपर कमांडो ध्रुव। यह तो ध्रुव पलक झपकते ही समझ गया कि वे पैकेट हेरोइन से भरे हुए हैं, पर वह यह नहीं समझ पाया कि वे पैकेट कहाँ से गिरे हैं।
बोल, ये सारे पैकेट तू कहाँ से लाया है, किसको देने के लाया है, किनको यहाँ पर। पल भर के लिए तो वह नशेड़ी कांटू भी भौचक्का रह गया, लेकिन कोई भी नशेड़ी नशे के लिए जान भी लड़ा देता है। देखो भाई, बायोट्रान कोशिश करना इंसान का फर्ज है, और फिर पिटाना तो पड़ता ही, और फिर पिटना तो पड़ता ही है। खास तौर से जब सामने वाले का नाम सुपर कमांडर ध्रुव हो, और जब करारी मार पड़े। मेरे मेरा नाम और मेरे अड्डे का पता भी। ये बात मुझे तब तक नहीं पता थी। मैं मेरे मैंने क्वीन के अंदर लगा सुरक्षा संयंत्र लगा हुआ था। एक सुरक्षा संयंत्र लगा हुआ था। तड़ाक! अब ध्रुव के हाथ मेरे लाखों का माल लगने ही वाला था, पर मैं एक न एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता हूँ, और उसका पूरा शरीर गन मेटल में ढला हुआ था। ध्रुव ने एक ऐसे दुश्मन को छेड़ दिया था जिसे ध्रुव तो नहीं मार सकता था, ईथन, लेकिन वह ध्रुव की जान दे सकता था। खैर, मैं अपनी कहानी से भटक गया। फिलहाल तो मुझे अपनी जान की फिक्र करनी थी। वह जंगली वनपुत्र मेरी जान के पीछे पड़ा था, और मैं अपने लाखों के माल को छोड़कर भाग नहीं सकता था। मैंने अपनी बेल्ट का एक बटन दबाया, और मेरी बुलेट प्रूफ रबर की बनी स्पेशल पोशाक में हवा भरने लगी। अब मुझ पर वनपुत्री की किसी भी चाल का असर होने वाला नहीं था, लेकिन मेरी बुलेट प्रूफ रबर की गेंद उसका मुंह जरूर तोड़ सकती थी। वनपुत्र ने मुझे बेलों से बांधने की भी कोशिश की, लेकिन बेलें मुझे बांध नहीं पाईं, क्योंकि बेलों के बांधते ही मैं हवा बाहर निकाल देता था, और आज़ाद होते ही वापस हवा भरकर मेरा अटैक फिर शुरू हो जाता था। कुछ ही देर में वह जंगली टकरा कर गिर पड़ा। ये बड़ी सख्त जान है, कहीं ये मेरे सारे पैकेट बटोर पाने से पहले ही होश में ना आ जाए। इसे थोड़ी सी हीरोइन चखा दूं। मैंने एक पूरा पैकेट उसके मुंह में डाल दिया। आमतौर से इतना डोज में एक आदमी मर जाता है, लेकिन वनपुत्र मेरा पैकेट बटोरना खत्म होते ही होश में आ चुका था, पर उसका नशा अब तक मौजूद था। अब वह और भी खतरनाक हो गया। भागना ही सबसे उत्तम उपाय था। वनपुत्र ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन कुछ ही पल में मैंने उसको पीछे छोड़ दिया और राजनगर की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर एक दूसरी बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। ध्रुव मैंने क्वीन से भरा हुआ था। चाहे ध्रुव मैंने क्वीन पर वार करे, या मैंने क्वीन ध्रुव पर। चीख ध्रुव के मुंह से ही निकल रही थी। वह पूरा धातु का बना हुआ है, इसलिए इस पर वार करने का मतलब अपना ही हाथ तोड़ना है। लेकिन इस धातु के ठोस शरीर में भी एक कमजोरी है, उसके शरीर के अलग अलग अंगों के जोड़। रास्ता समझ में आते ही ध्रुव ने मेरी क्वीन पर वार करना शुरू कर दिया। अब आप चाहे मुझे बेवकूफ कहें या बायोट्रॉन जी, लेकिन अगर दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव जैसा दिमाग वाला हो तो मुंह अपने आप तारीफ उगलने लगता है। कमाल का दिमाग लगाया था उसने। हर शक्तिशाली वार के साथ साथ मैंने क्वीन का एक एक अंग बिखरता चला जा रहा था। कुछ ही देर में मैंने क्वीन के अलग अलग अंग सड़क पर बिखरे पड़े थे। अब कांटू को भी अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन अभी मौका था भागने का। वह तेजी से एक तरफ भागा, लेकिन भाग नहीं पाया, क्योंकि अब उसके पैर जमीन पर नहीं थे। फिर जंगली वनपुत्र मेरा पीछा करते करते राजनगर तक आ गया था, और वह अब तक नशे में था। उठो बढ़ो, उठो बढ़ो। लेकिन तब तक मैं अपने अड्डे पर पहुंच चुका था, और वहां पूरा दृश्य मुझे अपनी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा था।
तबाही फैला दो। आगे का घटनाक्रम देखने से पहले काटू बेहोश हो चुका था। अपने नेविकिन की आंखों में फिट वीडियो कैमरे के जरिए ध्रुव शायद उस जंगली को पहले से ही जानता था। वनपुत्र, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन वनपुत्र तो हीरोइन के नशे में मस्त था। वह भला ध्रुव को क्यों पहचानने लगा? हमला, ये मुझे उस दुष्ट कोने तक पहुंचने में रोकना चाहता है। ओह, इस समय होश में नहीं है, मुझे पहचान तक नहीं रहा है। ऊपर से ये जड़ें मुझको बांधने के लिए बड़ी चली आ रही हैं। अब जरा सोचो बायोट्रॉन जी, ये रास्ता क्या हो सकता है? नहीं समझ पाए ना? अरे वो रास्ता अगर हम तुम सोच सकते तो हमारा नाम सुपर कमांडर ध्रुव हो जाता। कमाल का रास्ता सोचा था पट्टे ने। ये जड़ें वनपुत्र की आवाज और हाथों से इशारे का आदेश मानती हैं। अगर मैं इन इशारों को ही रोक दूं तो ये जड़ें अपने आप रुक जाएंगी। सन डिपार्टमेंटल स्टोर के शोरूम से गिरे पर कपड़े उठा लिए थे ध्रुव ने और लपक पड़ा था उस जंगली की तरफ। जंगली था तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन ध्रुव में शक्ति के साथ साथ फुर्ती भी थी। उसने उसके मुंह पर रुमाल कस कर बांध दिया। वनपुत्र की आवाज बंद हो गई और इससे पहले कि वनपुत्र अपने हाथ से रुमाल हटा पाता, ध्रुव ने उसके हाथों को फौलादी शिकंजे में जकड़ लिया। अब वनपुत्र बेबस था, लेकिन यह घटनाक्रम मेरी पसंद के विपरीत था, क्योंकि इस वक्त वनपुत्र नशे की हालत में ध्रुव की जान ले सकता था और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। इसलिए मुझे तो वनपुत्र का साथ देना ही था। क्यों, सही है ना भाई बायोट्रॉन? आगे बोलिए श्रीमान बोना वामन, बड़े रूखे रोबोट हो यार। हाँ, तो मुझे वनपुत्र की मदद करनी थी और यह तो मैं 25 बार बता चुका हूँ कि बोना वामन एक ना एक दिन एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। मैंने किन का हर अंग अपने आप में एक स्वतंत्र यूनिट था और उन अंगों ने ध्रुव को कसकर दबोच लिया था। बड़ी मजेदार लड़ाई हो रही थी। ध्रुव एक अंग को दूर भटकर झटकता था तो अगले ही पल वह अंग उछलकर फिर उसके ऊपर वार कर बैठता था। ओह, यह मैनेक्विन तो बहुत खतरनाक है। वैसे भी अगर वह नशेड़ी मुझे न बताता तो भी मैं अपने आप समझ जाता कि ये बुत गेना वामन के ही बनाए हुए हैं। ऐसा काम सिर्फ वही कर सकता है। ऐसे मैनेक्विन शहर में कई जगहों पर होंगे, उनको अलग अलग रोक पाना असंभव है। इनको रोकने का एक सीधा सा तरीका है बोना वामन को ढूंढना और उससे इन बुतों को नष्ट करवा देना। लेकिन अभी तो मैं इन अंगों से ही छूट नहीं पा रहा हूँ और मुझे वनपुत्र को भी तबाही फैलाने से रोकना है। एक रास्ता समझ कि मैं इन अंगों में आ रहा हूँ, वनपुत्र को आपस में लड़ा दूं। ये दोनों एक दूसरे को तबाही फैलाने से रोके रखेंगे और तब तक मैं बोना वामन के अड्डे पर पहुंचकर उनको इन मैनेक्विन्स को नष्ट करने पर मजबूर कर दूंगा। ध्रुव के सदे हुए झटकों से मैनेक्विन के अंग एक एक करके उड़ते हुए वनपुत्र के बदन से जा चिपके। क्योंकि मेरा सारा ध्यान ध्रुव पर था, इस नशेड़ी ने मुझे बोना वामन के अड्डे का पता बता दिया है। मुझे उस तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब मामला गड़बड़ हो गया। ध्रुव को मार पाना तो दूर रहा, अब वह मेरी तरफ आ रहा। यह तो भला ही हो मेरा कि मैं एक न एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता हूँ और दोनों में एक भीषण कसरत शुरू हो गई। और मेरी इस बार की ट्रिक, आह बस पूछो नहीं। बायोट्रॉन बहुत भयानक थी, लेकिन चप्पे चप्पे पर लगे वीडियो कैमरे मुझे उसकी हरकत की खबर दे रहे थे। वह ठीक वहीं आ रहा था।
ध्रुव समझ रहा था कि वह मेरे अड्डे में चुपचाप पहुंच रहा है, पर वह ठीक वहीं आ रहा था जहां पर मैं उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन मिस्टर सुपर कमांडो ध्रुव, स्वागतम, खुश आमदी, बोनावामन, आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। अब तुम बचकर भाग नहीं सकते। गलत, क्योंकि अब तुम बचकर भाग नहीं सकते। ध्यान से देखो कि उस वक्त तुम कहाँ खड़े हुए हो। इस वक्त तुम बोनावामन के पीकेल सांप सीढ़ी पर खड़े हुए हो, और यह पूरी सांप सीढ़ी चुंबकीय लोहे की बनी है, जिसने तुम्हारे जूतों को चिपका कर रखा हुआ है। दरअसल यहाँ पर आते समय कॉरिडोर में फैला हुआ लोहे का चूरा तुम्हारे जूतों के सोल में चिपक गया है, और उसी ने तुम्हारे पैरों को जकड़ रखा है। तुम हिल नहीं सकते। ना ना, जूतों को उतारने की कोशिश मत करना। इस लोहे की बनी सांप सीढ़ी में तेज करंट दौड़ रहा है। तुम्हारे जूते के सोल ने ही तुमको करंट लगने से बचाया हुआ है। पर घबराओ मत, मैं खेल में बेईमानी नहीं करता। तुमको मैं 100 तक यानी मुझ तक पहुंचने का पूरा मौका मिलेगा। देखो, तुम्हारे बगल में डार्ट धसी हुई है। उस डार्ट से तुमको उस घूमते चक्र पर निशाना लगाना है। जिस नंबर पर डार्ट धंसेगा, तुम्हारे पैरों के नीचे का प्लेटफार्म तुमको उतने ही घर आगे उछाल देगा। पर ध्यान रहे, हर सांप वाले घर पर एक ऐसा भयंकर खतरत मौजूद है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। तुम भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। सांप के मुंह में गिरने का मतलब एक निश्चित मौत। अगर मैं यह खेल खेलने से इनकार कर दूं तो मैं 10 मिनट बाद अपने सारे मैनिक्विनों को शहर में तबाही मचाने के लिए छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास मुझ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं, कमांडो। खेल से ज्यादा जोरदार तो मेरे डायलॉग थे। ध्रुव के पास खेल खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्लेटफार्म ने ध्रुव को 4 घर आगे उछाल दिया। अब अगर मैं 2 पर निशाना लगा सकूं, निशाना 2 पर ही लगा, तो मैं 7 पर पहुंच जाऊंगा। और 7 पर सीढ़ी होती है। नीचे लगे एस्केलेटर यानी स्वचाली सीढ़ी ने ध्रुव को 26 नंबर पर निकाल दिया, और बाद में ध्रुव का निशाना अचूक था। डार्ट फंसती जा रही थी। मैंने खेल एकदम परफेक्ट बनाया था। बार्टन ने बेईमानी, और ध्रुव कभी उछलकर और कभी सीढ़ियों के रास्ते 100 नंबर की तरफ बढ़ रहा। अब वह 71 नंबर तक आ गया था। अगला सांप 73 पर था, पर मैं जानता था कि डार्ट 2 पर कभी नहीं धंसेगी। हाँ, तो डार्ट 4 नंबर पर आ धंसी, और ध्रुव का वजन उड़ता हुआ 73 नंबर वाले सांप को पार करता हुआ 75 नंबर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन लेकिन जनावामन एक न एक ट्रिक बचाकर रखता है। ध्रुव का बदन धीरे धीरे नीचे आने लगा, और मुंह के पौधे गुलाबी और मुंह फैला गए। ही, ये क्या सीन है। हे कमांडो, पूरे मत बनियो यार। तेरे जैसे खिलाड़ी को तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी ही पड़ती है। अब मैं इस रस्सी को धीरे धीरे नीचे करूंगा, ताकि मेरा भूखा आदमखोर पौधा तेरे एक एक अंग का मजा चबा चबा कर ले सके। लेकिन लेकिन बायोटॉन की तभी चिल्लाहट हवा में उभरी, रुक जाओ। वह दुष्ट वनमानुष वहां आ गया था, और उसका नशा भी उतर चुका था, और पौधे का मुंह बंद हो गया। ऊपर से वनपुत्र, हाँ मैं ध्रुव, तू यहाँ कैसे पहुंच गया। हे जंगली, तुझे तो मैंने बुद्ध के अंगों ने पकड़ रखा था। तेरे लोहे के हाथ वनपुत्र पर भारी नहीं पड़ सकते, क्योंकि वनपुत्र के तो लाखों हाथ हैं। मेरी एक एक जड़ों ने तेरे एक एक धातु के उड़ते अंगों को पकड़ लिया। लड़के का हुलिया
नशा उतरने के बाद मुझे एक पेड़ ने बताया कि ये अंग मुझ पर एक लड़के ने फेंके थे। लड़के का हुलिया सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि वह लड़का सिर्फ मेरा मित्र ध्रुव ही हो सकता है। गलती मेरी ही थी बायोटॉन जी। उस जंगली से बात करने के चक्कर में मेरा ध्यान ध्रुव से हट गया और उतनी ही देर में ध्रुव ने अपने आप को आजाद कर लिया। और इससे पहले कि मैं कोई ट्रिक चला पाता, ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ सौ की तरफ लपका। लेकिन बोना वामन तो ही एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। ही। ध्रुव का बदन सौ पर गिरा और गिरते ही प्लेटफार्म के नीचे लगी स्प्रिंग ने और दरवाजे के उस पार, अब कैसे बताऊं, बड़ा ही खौफनाक हो, लेकिन सुंदर दृश्य था। दरवाजे के उस पार तेजाब का कुंड था। उसको एक जोरदार झटके से दरवाजे के पार उछाल दिया और तेजाब का कुंड था। पहले ध्रुव की खाल गली, फिर मांसपेशियां और फिर हड्डियां तक गल गई। तेजाब के कुंड में सिर्फ हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। मैं वहां पर रुककर उन हड्डियों का गलना भी देखता, लेकिन उस जंगली के डर से रुक नहीं पाया। बस भाई बायोट्रॉन ऐसे खेल खेल में ध्रुव बेचारा मेरे हाथों से मारा गया। और फिर रोबोट की मशीनी आवाज ने उस खामोशी को भंग किया। तो श्रीमान मोनावामन, आपने श्रीमान ध्रुव को सांप सीढ़ी नामक खेल पर मारा। जी हाँ बायोट्रॉन जी, इस खेल के विषय में मेरे कंप्यूटर चिप्स में बहुत थोड़ी जानकारी भरी हुई है। स्वामी जरा सांप सीढ़ी नामक खेल को कृपया दिखाइए। हाँ हूबहू ऐसा ही होता है भाई बायोट्रॉन। देखिए श्रीमान वामन, मेरा वामन, यही होता है ना सांप सीढ़ी का खेल। खैर मुझके साथ खेलना पड़ता है स्वामी की। श्रीमान बोना वामन का दावा सरासर झूठा है। झूठा? मेरा दावा झूठा? हाँ, आपने कहा था कि जब श्रीमान ध्रुव आप पर कूदे तो आप सौ नंबर पर खड़े थे, और जब वे कूदे तो आप एक घर पीछे सरक गए। लेकिन एक घर पीछे तो 99 होता है, और 99 पर सांप होता है। सांप यानी खतरा, और ऐसा खतरा जिससे आप भी नहीं बच सकते थे। और आगे बढ़ने का मतलब तेज आपके कुंड में गिरना। आपका दावा दोनों तरफ से ही झूठा है। हाँ, ध्रुव की मुझ पर कूदने की बात सच है। फिर मैं एक्सीलेटर द्वारा भाग निकला था। वहां पर कोई तेजाब का कुंड था ही नहीं। अग्नि द्वार के पास जाकर देखो कि वो ट्रिक क्या है। बायोट्रॉन, अगले गवाह को बुलाओ।
मैंने मारा ध्रुव को। तीसरी गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। कोर्ट में इस बार सन्नाटे के बजाय कुछ सराहतें गूंज रही थी। यह तो हो ही नहीं सकता। सब जानते हैं कि ध्रुव की दोस्त है और हमारी दुश्मन। ये ध्रुव को क्यों मारेगी? शांति, खलनायक को शांति। बायोट्रॉन बयान शुरू कराओ। हाँ तो कुमारी ब्लैक कैट, आपने श्रीमान ध्रुव को कैसे मारा? मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। उसका मरना एक दुर्घटना थी। वह मेरे हाथों गलती से मारा गया। उस दिन मैं अपने काम से लौट रही थी। रात का अंधेरा था, गिरने लगा था। सड़क भी सुनसान थी कि तभी मुझे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तेज हेडलाइट से मेरी आंखें पल भर के लिए चौंधिया गई। एक गाड़ी की घरघराहट सन्नाटे में गूंज उठी। पलक झपकते ही लोहे के वे गर्म टुकड़े हवा में उड़ने लगे, जिनको सब लोग गोलियां कहते हैं। मैं तेजी से उसकी तरफ लपकी। कौन थे वे लोग? क्यों मारा उन्होंने तुमको? मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था कि ये सोने के स्मगलर हैं। किसके आदमी थे ये? किसके? आ, आई ही राजन के। और उसकी पुष्टि करेंगी। आई जी राजन और सोने का स्मगलर? यकीन नहीं होता। और उसकी पुष्टि करेंगे। मेरे दिमाग में कई बम एक साथ फिट पड़े। गाड़ी में सवार वे हत्यारे। लेकिन मैंने नाम तो एकदम साफ सुना है। मुझे अपने शक की पुष्टि करनी होगी। मेरे लिए जमीन पर चलने से ज्यादा आसान छतों और मुडेरों पर कूदना था। 3 किलोमीटर दूर। हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने का समय नहीं था। और फिर वे गुंडे भी खतरनाक थे। किसी को भी जान लेना उनके बाएं हाथ का काम था। लेकिन मेरे लिए किसी की जान लेना चुटकी बजाने जैसा काम था। मैंने उस कार को जा पकड़ा। दरअसल कुत्ते के साथ कुत्ते की बोली ही बोलनी पड़ती है। ये हमको कुत्ता कह रही है। इस 2 टके की छोकरी की ये हिम्मत। मुझे तो इसका बयान शुरू से ही झूठा लग रहा है। हाँ, सभी जानते हैं कि आईजी राजन से ज्यादा ईमानदार पुलिस वाला कभी पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है। वहाँ खलनायिका ब्लैक कैट, हम तुम्हारे आपत्तिजनक शब्दों पर पाबंदी लगाते हैं। तस्करों के लिए कुत्ता शब्द का प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, आइंदा मैं कुत्ते को तस्कर कर लूंगी। मैंने उन गुंडों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। भागने की कोशिश मत करना। तुम भाग नहीं पाओगे। अब बताओ, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? बताओ। हमने किसी को नहीं मारा। तुमको गलतफहमी हुई। मेरी उंगली में एक हरकत हुई और उस गुंडे की चीख से सुर पेड़ तक कांप उठे। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम्हारा बॉस कौन है? तुम्हारा बॉस कौन? हम हमने बताया, मैं हुआ आपको मार। आ आई जी राजन। हमें हमारे हमको बॉस ने उसको मारने का आर्डर दिया है। हमने मार दिया। खून देने खून मेरे सिर पे चढ़ गया। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया चुका था। मैंने उन गुंडों को अपने हाथों अपने साथ ले जाने की ठान ली। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको अपने साथ ले जा पाती, ब्लैक कैट, क्या हो रहा है यहाँ पर? रोशनी से मेरा बदन नहा गया। एक जादुई आवाज हवा में तैर उठी। सुपर कमांडो ध्रुव की शख्सियत ही ऐसी थी। ये लोग कौन है? मैंने इनको पकड़ा नहीं है मिस्टर ध्रुव, ये मेरे आदमी हैं। ओह, तो अब तुम सोने की तस्करी करने लगी हो। तब तो मुझे तुमको भी पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। कोशिश करो। मिस्टर ध्रुव पर शर्त लगा लो। नाकामयाब रहोगे। ध्रुव के साथ कई समस्याएं थी, जैसे किसी की जान ना लेने की कसम और लड़कियों पर हाथ ना उठाने की कसम। लेकिन एक कमजोरी मेरी भी थी। सुपर कमांडर ध्रुव सभी की तरह मेरा भी आदर्श था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि मैं ध्रुव से जीत नहीं सकती, क्योंकि ध्रुव को वार बचाने के अलावा मैं उस घातक वार नहीं कर सकती थी।
कई तरीके आते थे। फायर हाइटेड से निकली पानी की मोटी धार के भीषण धक्के ने मुझे पीछे उछाल दिया। मैं ध्रुव की कैद में थी। मैंने सबसे पहले नजर घुमाकर उस तस्करों की तरफ देखा। वे भाग चुके थे। अब ध्रुव से और लड़ने का कोई मतलब नहीं था। हमारी तुम्हारी लड़ाई खत्म ध्रुव। अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे इन सोने के तस्करों के पास को खत्म करना है। लेकिन जाते जाते तुमको एक बात बता देना चाहती हूँ। इस गैंग का लीडर तुम्हारा एक बहुत करीबी आदमी है। उसे बचा सको तो बचा लो। उसके घर पर, यानी ध्रुव के घर पर। आखिर ध्रुव आईजी राजन का बेटा था। ध्रुव और उसकी छोटी बहन के बीच में मीठी मीठी लड़ाई हो रही थी। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो करके देख ले, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। और उसके ऑटो पर हिलना मुझे बता रहा था कि वे क्या बात कर रहे हैं। क्या हो सकता है भाई, और क्या नहीं हो सकता, जरा मुझे भी तो बताओ। शाम के 7 बजे किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? नहीं तो आज से मैं भी बाहर जाऊंगी, रात भर के लिए। अक्ल की दुश्मन, मैं तो गश्त लगाने के लिए रात भर बाहर रहता हूँ। आज से मैं भी गश्त लगाऊंगी। तो किस लिए गश्त लगाएगी? तुम किस लिए गश्त लगाते हो? क्यों, मैं डरपोक हूँ, कमजोर हूँ किसी से? अरे तो हाथ हिला भी दूँ तो 10-12 घंटे तो ऐसे ही जमीन चाट जाए। महागप्पी थी ध्रुव की बहन, और वह दूर तीन का हाँकती ही रहती थी। इस बीच न बोली उठता हुआ बहरूपिया। आईजी राजन, अच्छा खामखा की बहस रहने दो। जरा फायर प्लेस में आग लगाने का इंतजार तो करवाओ। मैं यहीं बैठकर चाय पीऊंगा। मुझे धीरे धीरे आईजी राजन की दिनचर्या का पता चल रहा था। आईजी राजन शाम को लगभग 7 बजे घर जाता था। फायर प्लेस में आग लगवाता था और उसके सामने बैठकर चाय पीता था। उसको खत्म करने का वही सबसे अच्छा समय था। समस्या सिर्फ एक थी कि मैं ध्रुव को मारना नहीं चाहती। लेकिन शाम 7 बजे ध्रुव घर पर ही होता था। उस वक्त पर बगैर ध्रुव को खत्म किए आईजी राजन को खत्म करना असंभव था। और अरे हाँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। मैं बिजली की सिकुड़ती से उस जगह पर उतरी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। उसी समस्या का हल सोचते सोचते एक दिन मैं जब नजर रखने के बाद वापस लौट रही थी, तब अरे ये क्या, कोई टार्च से मोर्स कोड में सिग्नल दे रहा है। और उस सिग्नल का मतलब ब्लैक कैट बचाओ, हिलना मत, वरना तुम्हारे बदन को जयपुरी का हवा महल बना दिया जाएगा। मैंने और आगे सुनने का इंतजार नहीं किया। मेरा फिल्मी डायलॉग सुनने का मूड नहीं था। सुनाने सुनने का मूड नहीं था। मेरा गन था, मेरा मन था चीखें सुनने का, आ ई कराहने सुनने का, और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनने का। मैदान साफ होने में कुछ ही मिनट लगे। वाह वाह वाह, जो देखना चाहता था वो देख लिया मैंने। कौन हो तुम? मैं आपका गुलाम हूँ मैडम ब्लैक कैट, और मेरे आदमी भी आपके ही गुलाम हैं। तो फिर मुझ पर यह हमला क्यों? आपकी शक्ति को परखने के लिए मैडम। हम सब आईजी राजन के आदमी हैं। मैं गैंग का डिप्टी लीडर हूँ गोपाल। हम सब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, पर कर नहीं सकते। अब बगैर उसके रास्ते से हटे हम आत्मसमर्पण भी नहीं कर सकते। अगर आप उसे रास्ते से हटा दें तो हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उस आईजी को तो मैं रास्ते से चुटकी बजाते ही हटा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक डकैती डालनी पड़ेगी। खबरदार कोई हिलने की कोशिश न करे। खतरे का अलार्म तो निश्चित तौर से बच चुका होगा। ध्रुव अब तक क्यों नहीं आया? मेरी पलक आधे सेकंड के लिए झपकी होगी कि पूरा दृश्य ही बदल गया।
डकैती डालते हुए 1 मिनट हो चुका था। सुपर कमांडर ध्रुव घटनास्थल पर आ चुका था। प्लान के हिसाब से तो मुझे वहां से तुरंत आईजी राजन के घर की तरफ रवाना हो जाना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं सुपर कमांडर ध्रुव की वह बेमिसाल एक्शन पैक फाइट देखकर। बिजली भी शायद इतनी फुर्ती के सामने मात खा जाती। ध्रुव को अभी 1-2 मिनट का समय लगना था और आईजी राजन का घर डायमंड एक्सेल से ज्यादा दूर नहीं था और उसके घर पर सिर्फ 2 सिपाही का मामूली पहरा था और चिमनी के अंदर पहुंचकर दीवार पर चिपका देनी थी। अब वह घर आकर फायर प्लेस में आग जलवाएगा। आग की लपटें धीरे धीरे डायनामाइट तक पहुंचेंगी। डायनामाइट की छड़ें और फिर एक धमाके के साथ फटेगा और उसी के साथ फट जाएगी आईजी राजन का शरीर। डायनामाइट टपेगा और फटेगा। अब धमाका होने से पहले मुझे वहां से बच निकलना था, लेकिन डॉक्टर चर्चा के बावजूद भी इधर कौन रुक तो हो जाओ। मुझे रोककर उस सिपाही ने अपनी जानों के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। आईजी राजन की बेटी मुझे देख रही थी, लेकिन शायद डर के मारे वो चिल्ला तक नहीं पा रही थी। मैं वहां से बचकर भाग निकली, लेकिन सिर्फ 2 कदम तक मेरा रास्ता रोककर खड़ी हुई थी। रिपोर्ट लिखवाने। चंडिका भी एक अनोखी लड़की थी। कौन थी यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन थी वह अपराधियों की दुश्मन और मैं भी थी एक अपराधी। उसको कुछ समझ पाने का समय मेरे पास नहीं था। हाँ, मैं तुमसे पूछने आई थी कि तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। वहां से जल्द निकल भागना ही मेरा मुख्य मकसद था, पर चंडिका का मुख्य मकसद मुझे रोकना था। वैसे तुमको इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही ध्रुव को सिग्नल भेजकर यहाँ बुला लिया है। वह तुमको ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। वह आकर खुद ही पता कर लेगा कि तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या था। इसके आने तक मैं यहाँ से उड़न छू। ब्लैक कैट, चंडिका, रुक जाओ। ध्रुव एक और लड़ाई जीतकर वापस आ गया था। मुझे इस गोपाल ने सब कुछ बता दिया था। ब्लैक कैट, तुमको जबरदस्त गलतफहमी हुई। यह है सोने के स्मगलरों का बास आईजी राजन, यानी एलैया गोपाल राजन। इस प्लान के जरिए उसके 2 दुश्मन एक साथ उसके रास्ते से हट जाते। एक आईजी पुलिस राजन मेहरा और दूसरा ब्लैक कैट। इसके आदमियों ने हमारी और तुम्हारी लड़ाई के दौरान हुई सारी बातें सुन ली थी। वह सुनकर इस आईजी राजन ने यह प्लान बनाया था। ओह, इतनी बड़ी गलतफहमी, इतनी बड़ी मूर्खता। मेरी लड़खड़ाती जुबान ने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द उगले। ध्रुव, अपने डैडी की जान बचा लो। फायरप्लेस की चिमनी में डायनामाइट फिट है जो किसी भी समय फट जाएगा। ध्रुव ने आगे कुछ भी सुनने का इंतजार नहीं किया। फिर फायरप्लेस में आग जल चुकी होगी और चिमनी काफी गर्म हो चुकी होगी। अब उस रास्ते में अंदर नहीं जाया जा सकता, पर ध्रुव से काफी पीछे थी। पर वह ध्रुव से काफी पीछे थी। ध्रुव पहले फायरप्लेस तक पहुंचा होगा। इसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आई। पापा हटिए। वह समझाने का समय नहीं रहा होगा। उसने अपने पिता को एक तरफ धक्का दिया होगा, लेकिन शायद वह खुद हट नहीं पाया। बूम धड़ाम, क्योंकि धमाके के बीच बाद में बाहर आ गिरा उस बेमिसाल इंसान का छत विछत शरीर जिसने हमेशा दूसरों का ही भला किया। मरते दम तक उसकी सांसें खामोश थी। बहता खून धीरे धीरे जमता जा रहा था। हर हरकत थम चुकी थी। सुपर कमांडर ध्रुव मर चुका था। मेरा पहले से ही घूमता दिमाग और चक्कर खाने लगा। बिना कुछ सोचे समझे मैं वहां से निकल भागी। घर आकर 4 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन अखबारों में कुछ नहीं निकला। ध्रुव की मौत की खबर सेंसर कर दी गई थी, पर ऐसी खबरें दबती नहीं है। धीरे धीरे सबको पता लग गया कि ध्रुव मारा गया। हर अपराधी दावा करने लगा कि ध्रुव को उसने मारा।
हाँ ठीक, ऐसा ही हुआ। स्वामी कंकाल तंत्र ब्लैक कैट का बयान 100% झूठा है। इन्होंने ध्रुव को नहीं मारा। हाँ? डायनामाइट नामक विस्फोटक आग में जलकर कभी नहीं फटता। उसमें धमाका करने के लिए उसके अंदर पतीला लगाकर पतीले में आग लगानी पड़ती है। दरअसल कोई भी बारूद सिर्फ आग में जलकर नहीं फट सकता। आग में वह बाकी की चीजें की तरह ही जलकर राख हो जाता है। ये बात तो हर वह बच्चा जानता है जो दिवाली नामक त्योहार के दिन पटाखे नामक विस्फोटक छुड़ाता है। ब्लैक कैट, तुम्हारा दावा खारिज किया गया, पर तुमने झूठ क्यों बोला? ध्रुव एक अच्छा इंसान था, कंकाल तंत्र बहुत अच्छा। ऐसे अच्छे इंसान को मारने का श्रेय ये अपराधी ले, ये मुझे गंवाना नहीं था। इसलिए मैंने झूठ बोला। डायनामाइट फिट करने तक की कहानी तो सच है, लेकिन वह डायनामाइट फटा नहीं था। ध्रुव मेरे हाथों से नहीं मारा गया। तुम भी अग्नि द्वार के पार जाकर इंतजार करो ब्लैक कैट। तुम सबके झूठ का फैसला मैं एक साथ ही करूंगा। बायोटान, अगले गवाह को बुलाओ। डॉक्टर वायस, पिक पिक, दवाई देने पिक पिक। स्वामी, मेरी ऊर्जा पिप पिप खत्म हो रही है, पिप पिप। मुझे बायोटन की बैटरी चार्ज करने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए मध्यांतर घोषित किया जाता है। मध्यांतर के बाद कंकाल तंत्र बाकी महाखलनायकों यानी ग्रेट मास्टर रोबो, मादाम सुप्रीमो, राक्षस चंडकाल, डॉक्टर वायरस, चुंग सम्राट की गवाहियां सुनूंगा। समाप्त।